रिकॉर्ड भी कर लेते। कल हमने कौन सा कर रहे थे थीम? एक सेकेंड, इसको लॉगिन कर लेते हैं। ये वाला थीम था ना, एडवाइसम थीम। ये नहीं हुआ था, ये मैंने उस टाइम चेक नहीं किया था। मैंने ये वाली फाइल डायरेक्टली अपलोड कर दी थी, बट ये फाइल नहीं अपलोड करनी थी। इसके अंदर अगर मैं जाती तो ये वाली थी मेन थीम फाइल, ठीक है। इस वजह से ये अपलोड नहीं हो रहा था सही प्रॉपरली, क्योंकि उसको वो फाइल्स मिल नहीं रही थी डायरेक्टली। तो उधर नहीं पड़ी हुई ना इन फोल्डर्स के अंदर, वो सिर्फ इन फोल्डर्स को चेक कर रहा था, तो उसको वो स्टाइल शीट वाली फाइल नहीं मिल रही थी। इस वजह से वो क्या कर रहा था, वो कह रहा था वो एरर आ रहा है। तो हमने डायरेक्टली इस वाले फोल्डर को, फर्स्ट वाले फोल्डर को प्लेस कर दिया था। हमने इस वाले फोल्डर को क्या करना है, अपलोड करना है। अभी एक दफा करके जल्दी से देख लेते हैं इसको। पहले themes, add new, upload theme। ये थीम था। हमने कल क्या किया था, यहाँ से बस हमने ये पेस्ट कर दिया था, तो ये नहीं था। इस थीम के अंदर जाके ये थीम था। इसको अब हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये एक दफा ना आप सारे फोल्डर जो है ना वो ओपन करके देख लिया करो कि किधर है थीम एग्जैक्टली, ठीक है। तो वो आपको मिल जाती है। ये अपलोड हो रहा है, हो गया। ये देखें, ये इंस्टॉल हो गया अब थीम। कल नहीं हो रहा था और आज हो गया। वो हमने गलत फोल्डर ट्राई करे थे, इस वजह से वो एरर आ रहा था। ठीक हो गया। अब ये देखिए, इसी तरह इस थीम के अंदर भी वो क्या कह रहा है, ये वाला जो थीम है इसके लिए ये प्लगइन रिक्वायर्ड है, तो आप ये स्टार्ट कर लो। मतलब एक एलिमेंट और कॉन्टेक्ट फॉर्म मेल, तो ये सारी चीजें ठीक है। अब अगर इसका सामने आउटलुक देखें तो ये चेंज हमारे पास हो जाएगी वर्डप्रेस। ये देखें, चेंज आ रहा है ना, जी मैम। सारा लुक ही चेंज हो गया है हमारे पास। ठीक हो गया। अब इसके अंदर ये थीम के अपने ऑप्शंस जो मैंने आपको बताए थे, थीम के अपने ऑप्शंस आ जाएंगे कुछ। हेडर, बैकग्राउंड डिजाइन बाय, डिजाइनिंग बाय इंपोर्ट, इंस्टॉल प्लगइन, थीम, फाइल एडिटर। अब अगर हम इनको इंस्टॉल करके एक दफा इसको कंप्लीट, ये इनका अपना प्लगइन है कोई, इसको इंस्टॉल कर लेने। जो जो रिक्वायर्ड प्लगइन होंगे उसके वो हमने क्या कर लेने हैं, इंस्टॉल कर लेने हैं। ये सब इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर देते हैं। ये हो चुके हैं एक्टिवेट। अब इसके अंदर क्या है, डिजाइनिंग मीडिया इंपोर्ट। इसको स्किप कर देते हैं फिलहाल, अभी हम एलिमेंट और प्रो यूज नहीं कर रहे। स्किप। ये देखें, ये इस थीम के अपने प्रोजेक्ट्स, इस थीम के अपने टीम्स, टेस्टिमोनियल सर्विसेज, ये सारी चीजें आपके पास आ गई हैं। ठीक है। तो आपने अब इसके ऑप्शंस चेक कर लेने हैं। इसके ऑप्शंस के अंदर क्या है, ये देखें, जर्नल सेटिंग है, लोगो सेटिंग्स वगैरह, फुटर सेटिंग, ब्लॉग पेज की सेटिंग्स करनी है। मतलब जो मेजर सेटिंग्स है ना
वो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक हो गया। और क्या हो सकता है इधर से? हम प्लगइन से कर लेते हैं, इंस्टॉल हो गए थे कंप्लीट प्लगइन्स। जी, ये प्लगइन्स वगैरह भी हमारे पास इंस्टॉल हो गए थे। ठीक है, तो इस तरह आप क्या करते हो, कंप्लीट एक कोई भी नया जो थीम है उसको अपलोड कर लेते हो। सही है। ये हमने जो कल अपलोड किया था थीम, वो इस वजह से नहीं आ रहा था। ये कल हमने फाइल गलत प्लेस कर रहे थे, मुझे लग रहा था शायद। जी। अब इस फाइल, अब ये थीम है ना, अब हमने ये तो अभी सिंपल थीम आ रहा है ना, इसमें कुछ नहीं आ रहा, बस एक लेआउट हमारे पास आ रही है। अब वो कह रहा है अगर आपने डेमो डेटा इंपोर्ट करना है, मतलब कंप्लीट वेबसाइट को, तो आपके लिए ये एक सेटअप आ जाएगा किसी भी थीम का। ठीक है, तो आपने उस सेटअप को क्या कर लेना है, स्टार्ट कर लेना है। ठीक है, पहले प्लगइन्स इंस्टॉल करने। अब अगर आपने डेमो डेटा इंस्टॉल करना है तो वो आपको कुछ बता रहा है, ये बता रहा होता है सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स, उस थीम को चलाने की ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो हमें फुलफिल करनी पड़ती हैं। अब ये कह रहे हैं वो इनएक्टिव प्लगइन्स हैं उनको रिमूव कर दो, और यू शुड रिमूव इनएक्टिव थीम्स को भी। बाकी सब हमारे पास पॉइंट्स क्या है, सेट है, मतलब हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो हम कर सकते हैं इजीली, वो बाद में। अब वो कह रहे हैं उसका चाइल्ड थीम भी इंस्टॉल करो, तो हम इंस्टॉल कर लेते हैं इसका चाइल्ड थीम भी। ये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट, अब वो कह रहा है इंपोर्ट करना है आपने कंटेंट, तो आप इंपोर्ट कर सकते हो इजीली कंटेंट। ठीक है, आप यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करें। एक सेकेंड, ये इतना इंपोर्ट होता है, मैं एक सेकेंड। सब कुछ इम्पोर्ट हो रहा है ना इसमें, जो सेक्शंस बने होते हैं, राइटिंग होती है, सब कुछ। जी, तो ये प्रोसेस खुद ब खुद वो कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये एक्स्ट्रा कुछ है ये रहने दे बेशक। ये वो अपनी रेटिंग वगैरह पूछ रहे हैं कि कैसा आपका एक्सपीरियंस है। अब हम अपनी वेबसाइट को चेक करते हैं। ठीक है, बेसिकली तो ये वेबसाइट थी, अभी इसको रिफ्रेश करके देखते हैं हम। इंटरनेट भी स्लो आ रहा है आजकल थोड़ा। मैंने कहा इंटरनेट भी आजकल तो थोड़ा स्लो हो गया है। जी, इधर भी ऐसा ही है। चल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या मसला है इसको, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा ये। तो देखते हैं, इधर भी एक बंद कर लेते हैं।
तो हमारे पास सिंपल ये अभी क्या होगा कि सारा जो भी डेमो कंटेंट है ना बेसिकली वो इंपोर्ट हो जाएगा विद पिक्चर्स, विद इमेजेस, विद पेजेस, जितनी भी सारा चीजें थी ना वो सारी इंपोर्ट हो जाएंगे। तो किसी भी जब आप डेमो को इंपोर्ट करते हो ना तो यही प्रोसेस होता है। आप उसकी रिक्वायरमेंट्स देखते हो सबसे पहले, रिक्वायरमेंट्स क्या है, अगर रिक्वायरमेंट्स कोई एक्स्ट्रा हैं जो कि फुलफिल नहीं हुई, उस थीम को ज्यादा चाहिए, तो फिर पहले आपने उस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है। क्योंकि अगर आप रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करोगे ना तो वो जो है थीम वो स्मूथली नहीं चलेगा। अगर आप चेक करो, आई गेस बीई के थीम्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो थोड़ी ज्यादा होती हैं। या एक, हाँ जी, उनके थीम्स की ना रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं, मेमोरी स्पेस ज्यादा हो और मतलब दो चार इस तरह की, तो वो डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट नहीं होती उनके लिए। फिर हमें वो पहले एरर्स नहीं मतलब रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ता है, फिर जाके हम वो थीम को प्रॉपरली इंस्टॉल करते हैं। अगर हम विदाउट वो आप सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को पूरी नहीं करोगे और थीम को इंस्टॉल कर लोगे तो वो प्रॉपर इंस्टॉल नहीं होता। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ उसके जो फंक्शनैलिटी है वो रह जाएगी या कुछ पार्ट है वो मिस हो जाएगा आपसे। इसलिए पहले सबसे पहले ये देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो। तो इस थीम में हमने चेक किया था ऑलरेडी कि रिक्वायरमेंट्स पूरी थी, बस वो दो बातों का कह रहा था कि अननेसेसरी प्लगइन्स डिलीट कर दो और अननेसेसरी थीम्स डिलीट कर दो। तो वो तो हम अभी भी बाद में भी कर लेंगे, तो कोई इतना मसला नहीं था, बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी थी। इसमें कितनी देर में होना है? अच्छा चले, इतने ना ये हो रहा है लोड, इतने हम अपनी कल वाली जो असाइनमेंट थी ना उसको डिस्कस कर लेते हैं, जो आपने बैकग्राउंड वाली कही थी। ठीक है, तो बेसिकली मैंने जी मैम। देखी थी आपकी फाइल। ठीक है, उसके अंदर ना आपने बैकग्राउंड कलर हर डिव के ना ऑलमोस्ट आपने वाइट कलर दिया हुआ था, किसी का थोड़ा सा चेंज कलर था। तो मैंने उसको बेसिकली क्या कर लिया था, अभी ट्रांसपेरेंट कर लिया था। मतलब अगर हमारे पास व्हाइट कलर होता और हम इमेज भी लगा देते, उसका जेड इंडेक्स लगा देते, तो इमेज ने तो डिव के पीछे चले जाना था और डिव का कलर था व्हाइट, तो इमेज ने दिखना ही नहीं था। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, उन सेक्शंस के कलर को ये देखें, ये पिक्चर्स वाले डिव में, इसमें इसमें और इसके अंदर ट्रांसपेरेंट कर दिया था उनके कलर्स को। ठीक हो गया। फिर जी। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये वाली जो डिव है सेकेंड डिव, इसके अंदर मैंने क्या किया, एक हेडिंग ले ली, एक पैराग्राफ ले लिया और एक इमेज ले ली। ठीक है, और अब मैं ये चाह रही थी कि ये इमेज जो है ये इसके पीछे आए। ठीक है, अब ये देखें, ये इसी तरह चाह रहे थे ना कि इमेज बैकग्राउंड में आ जाए और ये जेड इंडेक्स और ये लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, तो अब जी हमने जी सबसे मैम। पहले क्या किया, एक हेडिंग ले ली, एक इमेज ले ली, एक पैराग्राफ ले लिया। अब इस इमेज के अंदर हमने एक क्लास दे दी जेड इंडेक्स इमेज के नेम से। ठीक है, वो क्या है, अब जेड इंडेक्स इमेज वाली क्लास को चेक कर लेते हैं। ये एक क्लास है, हमने इमेज की सबसे पहले तो पोजीशन चेंज करनी होती है, पोजीशन एब्सोल्यूट। जब हम पोजीशन एब्सोल्यूट करते हैं ना, इसका मतलब ये होता है इसके हम इसको मूव कर सकते हैं और इसके ऊपर कंटेंट आ सकता है। ठीक है, ये तो सबसे पहली बात है, आपने इमेज की पोजीशन चेंज करनी होती है। फिर उसके बाद हमने इमेज की जब पोजीशन चेंज करते हैं ना, सिर्फ एब्सोल्यूट लिखते हैं, इतना पोजीशन एब्सोल्यूट, तो इमेज किधर आ जाती है, इधर, बिल्कुल इधर आ जाती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आ जाएगी इमेज अगर आप पोजीशन एब्सोल्यूट करोगे। ठीक है, उसके बाद आप देखो, सॉरी, उसके बाद अगर आप देखो तो मैंने क्या किया हुआ है, लेफ्ट 500 पिक्सल, टॉप 780 पिक्सल। मैंने ये सॉरी राइट को अगर मैं रिमूव करके एक दफा चेक कर ले। ठीक है, हमने क्या किया, इमेज की पोजीशन को लेफ्ट पे 500 पिक्सल वो कह रहे हैं आगे कर दो और टॉप से 780 पिक्सल का मार्जिन दे दो। तो हमने अगर 780 का पिक्सल का मार्जिन यहाँ तक दिया तो ये ऊपर से लेके नीचे तक आ गई, और लेफ्ट से दिया तो ये थोड़ी सी देर आ गई। अभी अगर हम इसको चेंज करके देखें, सपोज ये 500 है ना लेफ्ट, इसको 300 जी करके देखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास, ये देखें ये इस तरफ हो गई ना थोड़ी। तो हमने क्या जी करना है, मैम। इसकी इमेज की पोजीशन को थोड़ा सा सेट करना है। तो वो मैंने 500 की थी, तो उससे थोड़ा सा डिव के अंदर आ गई थी, इसलिए हमने इस पोजीशन का क्या कर लिया, टॉप से हमने कुछ स्पेस डाल दी और
लेफ्ट से साइड पे हमने स्पेस डाल दी तो वो इस div के अंदर आ गई थी। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, फिर उसके बाद हमने इसको z इंडेक्स दे दिया -1, मतलब इस इमेज को पीछे लेके जाना है, इसलिए हमने इसको नेगेटिव z इंडेक्स दी। अगर हमने इस इमेज को ऊपर लेके आना होता तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव इंडेक्स देते हैं। ठीक है। अब इसको अगर सपोज मैं -1 की जगह 5 या 2 या 1 कर लूं, पॉजिटिव कर लूं, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा बताएं। जो है ना जेड इंडेक्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो पीछे चले जाएगा पिक्चर के जी पीछे। जी, वो अब पीछे है, लेकिन ना ये इमेज की ना ओपेसिटी हमने अगर कम की हुई है, इस वजह से वो हमें सही प्रॉपरली शो नहीं होती। अभी ओपेसिटी को हम डिलीट कर देते हैं। अब ये देखें वो आ गई ना ऊपर इमेज, तो इसीलिए अब हमें इमेज ऊपर नहीं चाहिए, हमें इमेज चाहिए बैक पे, तो इसलिए हमने नेगेटिव जेड इंडेक्स दे दिया। और ओपेसिटी आपको पता है वो थोड़ी सी उसका हल्का सा लाइट करने के लिए होता है, शेड, तो वो फिर आप उसकी ओपेसिटी भी दे दी और जेड इंडेक्स नेगेटिव में दिया तो वो पीछे चली गई। ठीक हो गया। जी मैम। तो ये है हमारे पास सारा इमेज वाला। कल के अंदर ये वाली चीज रह गई थी, तो ये वाली आप देख लेनी। ठीक है। और ये हम जी लोग अब अपने थीम को देख लेते हैं, अभी तक भी नहीं हुआ। अभी तक भी नहीं, दोबारा रिफ्रेश करना है। हाँ, मैं दोबारा रिफ्रेश करना है। वही सोच रही हूँ, दोबारा एक दफा रिफ्रेश कर लेते हैं, वापस इस पे चले जाते हैं हम अपने कंट्रोल से, इसको ये भी हो जाता है। इतना टाइम तो नहीं लगाता खैर ये, चले इतने हम अपनी स्लाइड्स भी पढ़ लेते हैं, तब तक शायद हो जाए ये कंप्लीट। चले, ये अभी ना थीम इंस्टॉल हो रहा है, ये जैसे ही होता है फिर हम इसको देख लेंगे। तो आगे अब हमने नेक्स्ट टॉपिक आज जो शुरू करना था वो सबसे मैम पहले, बल्कि थीम के कल। हमारे से क्वेश्चन था, जी जी। अगर हम कोई नल वर्जन करें इसमें इंस्टॉल थीम का, तो प्रॉब्लम तो नहीं आएगा इसमें लाइव नहीं वेबसाइट में? नहीं नहीं नहीं, प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन आपने ना पहले उसको चेक कर लेना है खुद चला के, डायरेक्टली ना क्लाइंट पे आपने ढूंढा और क्लाइंट को लगा के और चला के दे दिया। ठीक है, ऐसे नहीं करना। आप पहले क्या करो, अक्सर हमारे पास टाइम फ्री होता है अभी से ही ना, आप थोड़े ना अपने रिसोर्सेज कलेक्ट करो, मतलब प्लगइन्स हो गए। ऑब्वियसली हम लोग क्या करते हैं, हम तो मतलब पाकिस्तानी है ना, तो फिर हमने चीज खरीदनी नहीं होती, तो हमने फिर ढूंढनी होती है उसका सेकंड ऑप्शन ना। तो नर्ड वर्जन, जीपीएल, कोई भी इस तरह का हमें प्लगइन मिलता है, उसको पहले आप एक दफा डाउनलोड करके ना खुद चेक कर लिया करो, एक दो दिन चला लिया करो, अगर ठीक चल रहा है ना तो कोई मसला नहीं दे रहा। आप एक दो और प्लगइन्स भी उसका क्या बोलते हैं, और एक्स्ट्रा प्लगइन्स वगैरह, मतलब एक कंप्लीट एक दो दिन चेक करो, अगर ठीक चल रहा है तो सेट है, फिर उसको अपने पास सेव करके रख लो, एक फोल्डर बना लो प्लगइन्स के नेम से ना। फिर जो जो आपको प्लगइन ठीक लग रहे हैं, सही चलते हैं, उनको आप उस फोल्डर में डाल लो। और फिर अगर बाद में कभी कोई क्लाइंट कहता है मेरी वेबसाइट पे ये चीज चाहिए और आपके पास वो प्लगइन है, तो फिर आप लगा सकते हो। तो इतना इशू नहीं आता बहुत ज्यादा, लेकिन कभी कभी आ भी सकता है। तो ऐसे नहीं है कि हम ये 100% कह दें कि बिल्कुल नहीं आएगा या बिल्कुल मसला कोई आ ही जाएगा, तो ऐसा नहीं है, कभी आ सकता है और कभी नहीं आ सकता। ठीक है, वो भी देख लेते हैं वो क्यों मसला आएगा और क्यों नहीं आएगा, वो अभी मैं डिस्कस करूंगी ना स्लाइड्स, तो उसके अंदर एक पॉइंट है, तो फिर हम इसको उधर डिटेल में एक दफा देख लेते हैं। ठीक है, इसने लगता है इसने नहीं होना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ना एक सेटिंग्स के अंदर ऑप्शन था परमालिंक्स का। ठीक है, ये परमालिंक्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी वेबसाइट के लिए। ठीक है, अब अगर आप देखो आपके डिफरेंट ये आपके बेसिकली क्या है, ये जो यूआरएल बार है ना, यूआरएल बार में कैसे शो होना है, क्या लेआउट होगी, वो ये परमालिंक्स डिसाइड कर रहे होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एसईओ पर्पस के हिसाब से भी। ठीक है, अगर हमने एसईओ करनी है तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब अगर आप देखो अक्सर क्या होता है, जब आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, कुछ कुछ भी ओपन कर लो, सपोज यही डेमो वेबसाइट ही कोई ओपन कर लो। अब अगर आप देखो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, उस थीम का नेम आ रहा है और फिर वो डेमो वेबसाइट आ रहा है। अब अगर आप पेजेस देखो,
अबाउट पेज पे जाओ तो अबाउट पेज स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है ना, अबाउट पेज आ रहा है। फिर उसके बाद अगर आप देखो FAQs वाला देखो तो यहाँ पे FAQ के हिसाब से चेंज हो गया। और अगर हम अपनी वेबसाइट पे देखें, हमारी वेबसाइट चले तो देखें ना, ये चल ही नहीं रही। चले ये चलती है तो हम देखते हैं। तो हमारे पास क्या है अभी, बेसिकली हमारे पास जो पहला है बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, पेज आईडीज के हिसाब से, ठीक है, परमालिंक लगा होता है हमारे पास। सपोज अभी हम ये एक दफा पेजेस चेक कर लेते हैं, पेजेस क्या है। अब ये देखें, पहले ये हमने कोई पेज क्रिएट किया है, नहीं क्रिएट किए ना, ये क्यों आ रहे हैं, ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने थीम का डेमो इंपोर्ट किया है कंप्लीट, तो उस वजह से ये सारे पेजेस आ रहे हैं। पहला पेज नहीं ओपन करते हम, कोई और ही ओपन कर लेते हैं। ये तो हमारा अपना था, अभी देख, हाँ ये हमारा अपना था जो हमने अभी कल बनाया था ना, सिंपल, जिसके अंदर कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ होम पेज का नाम दिया था और होम पेज। अब यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पे आना चाहिए होम, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, पेज आईडीज के हिसाब से, क्योंकि अभी हमने पर्मा लिंक्स हमारे इस हिसाब से सेट हुए हुए हैं जिसको प्लेन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास सेकेंड ऑप्शन होता है डे और नेम के हिसाब से आ जाए, इस तरह आपके पास वो डे आ जाती है और फिर उसके बाद नेम आ जाएगा, उस होम पेज आ जाएगा या कुछ इस तरह आ जाएगा। फिर मंथ और नेम के हिसाब से आ जाएगा। फिर न्यूमेरिक है, फिर पोस्ट नेम है और कस्टम स्ट्रक्चर। तो अगर हम देखें आपकी कोई ब्लॉग वेबसाइट है, ठीक है, तो उसके अंदर अगर आप देखोगे ना तो डे एंड नेम या पोस्ट नेम, इन दोनों के हिसाब से आपके पास क्या होगा, परमालिंक्स होंगे, ठीक है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखो ब्लॉग्स में क्या होता है, लेटेस्ट ब्लॉग आप देख रहे होते हैं, डेट्स भी इम्पोर्टेंट मैटर करती हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या कर रहे होते हैं, ये वाला पोस्ट नेम या ये डे एंड नेम वाला, इन दोनों में से कोई भी यूज कर लेते हैं अगर हमारी ब्लॉग वेबसाइट। और अगर हमारी सादा सिंपल कोई वेबसाइट है तो हम ये कस्टम स्ट्रक्चर भी अप्लाई कर लेते हैं। अब कस्टम स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये कस्टम स्ट्रक्चर का मतलब है आप अपना एक स्ट्रक्चर बना रहे हो, ठीक है। ये क्या है, अगर आप ये वाला कह लो डाल दोगे वेरिएबल टाइप, तो आपके पास क्या होगा, पहले आपकी डोमेन का नेम, फिर ईयर आएगा, फिर उसके बाद अगर आपने मंथ का नंबर डालना है तो मंथ का नंबर डाल दो, डे डाल दो और डाल दो मिनट, मतलब आप अपना एक कस्टम स्ट्रक्चर बना सकते हो इस वाले से, ठीक है। लेकिन हम कस्टम स्ट्रक्चर नहीं यूज करते, हम जो ज्यादातर यूज करते हैं सिंपल वेबसाइट्स के लिए पोस्ट नेम, मतलब पहले क्या होगा, हमारी डोमेन का नेम और जो भी हमारे पेज का या पोस्ट का नेम होगा बस वो आगे शो हो जाए। और इसको अगर हम यहाँ सेव कर लें, ठीक है, ये सेव हो गए परमालिंक्स। और अगर ये होम वाले को हम वैसे ही रिफ्रेश करके देख लें, एक सेकेंड, ये पेजेस के अंदर अब इधर से हम होम पे देखें, यहाँ क्या हो गया, पहले पेज आईडी आ रही थी ना, अब क्या आ रहा है, होम आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, चेंज हो गया, हमने परमालिंक का स्ट्रक्चर चेंज कर लिया। तो बेसिकली आपने परमालिंक का स्ट्रक्चर ज्यादातर पोस्ट नेम ही करते हैं, लेकिन अगर आपकी कोई ब्लॉग वेबसाइट है तो आपने अगर डेट भी डालनी है तो आप ये वाला यूज कर सकते हो स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये टैग्स हैं, आपने किस हिसाब से करना है वो आप पे है, ठीक हो गया। तो ये परमालिंक्स थे, उसके बाद ये परमालिंक्स भी हो गए। अब अगर अभी हो जाएगा नहीं, कोई और करके देख लें आप फिर, वो हो ही नहीं रहा। हाँ जी, कोई और देखने करके जे थीम थीम डेमो। जी मैम। वो कोई और करूंगी ना, उसमें भी इतना ही टाइम लगेगा मुझे लग रहा है। इसको एक दफा ना करने देते हैं, हम इतनी अपनी स्लाइड्स ही खत्म कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसको देख लेंगे कि शायद ये चल जाए। इसको ना मैं एक सेकेंड कॉग्निटो मोड में ऑन करके देखती हूँ, शायद यहाँ पे एक दफा ऊपर हो जाए। कल फिर हमने देख लिए थे थीम्स, बेसिक वर्डप्रेस डैशबोर्ड के ऑप्शंस देखे थे हमने, सेटिंग्स के ऑप्शंस कंप्लीट देख लिए थे। तो आज हमने क्या करना है, हमने प्लगइन्स देखने हैं, ठीक है। प्लगइन्स हमारे पास बेसिकली क्या है, प्लगइन्स बेसिकली क्या होते हैं, प्लगइन्स हमारे पास जब हमने कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करनी होती है ना अपनी वेबसाइट के अंदर, तो हम क्या करते हैं, प्लगइन ऐड कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब सपोज हमारी वेबसाइट है ये,
ठीक है, ये वर्डप्रेस है। अब वर्डप्रेस के अंदर क्या होता है, हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। अब हमें क्या होता है, अभी हमारे पास ऑप्शंस हैं पेजेस के, पेज ऐड करने के, पोस्ट ऐड करने के, और दो चार और ऑप्शंस होंगे, ठीक है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होते, ठीक है। अब सपोज हमने एक बटन लगाना है, अक्सर आप देखोगे आजकल तो बहुत ज्यादा यहाँ पे आप वेबसाइट्स के यहाँ व्हाट्सएप बटन होता है, व्हाट्सएप बटन लगा होता है ना, जिससे डायरेक्टली क्लाइंट आके कॉल कर लेते हैं, या चैट बोट्स होते हैं, या ये। तो अब ये क्या है, ये बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस के अंदर अपनी कोई फंक्शनैलिटी नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने एक प्लगइन जो है वो इसके अंदर ऐड कर लिया। अपनी वेबसाइट के अंदर एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी को ऐड अप करने के लिए हमने एक प्लगइन ऐड कर लिया। अब प्लगइन्स क्या हैं, बहुत सारे होते हैं और बहुत बहुत, बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक ही काम को करने के लिए ना 1000 प्लगइन हमें मिल जाएंगे, कभी कभी 2-4 भी नहीं मिलते वैसे, लेकिन बहुत सारे प्लगइन्स, कहने का ये है कि एक फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए बहुत सारे प्लगइन्स हमारे पास क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। तो हम कोई भी प्लगइन जो है, जो भी हमारी फंक्शनैलिटी है उसके अकॉर्डिंगली हम वो प्लगइन क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड अप करेंगे, और वो स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी हमारी वेबसाइट के अंदर आ जाएगी। ठीक हो गया। अगर हमें कोई स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी लेके आनी है अपनी वेबसाइट के अंदर, तो हम क्या यूज करते हैं, फिर प्लगइन्स यूज करते हैं। ठीक हो गया। तो अभी इसकी देख लेते हैं। वर्डप्रेस प्लगइन इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट प्लग्स इनटू योर वर्डप्रेस वेबसाइट। इजीली ऐड अप हो जाता है, कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, या अगर आपकी वेबसाइट के अंदर कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड अप हुई भी है, उसको मजीद इनहेंस करने के लिए और एक्स्ट्रा उसके अंदर कोई फंक्शनैलिटी डालनी हो, तब आप क्या करते हो, ये वाले प्लगइन्स यूज करते हो। अब प्लगइन्स जो हैं वो आपको बहुत अलग अलग तरह के वेबसाइट्स बनाने का भी, जैसे अगर आपने वो कॉमर्स ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो आप वो कॉमर्स का प्लगइन यूज कर लोगे। इसी तरह पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बनानी है, डायरेक्टरी वेबसाइट बनानी है, गैलरी वेबसाइट बनानी है, ट्यूटर वाली वेबसाइट बनानी है, कुकिंग वाली वेबसाइट्स बनानी है, रेस्टोरेंट वाली, तो इनके अलग अलग प्लगइन्स होते हैं हमारे पास। फिर हम वो प्लगइन्स ऐड अप करके वो फंक्शनैलिटी क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। अब जो भी हमारी वेबसाइट होगी उसके अकॉर्डिंगली हम वो प्लगइन चूज करेंगे। ठीक है। अब प्लगइन्स बेसिकली किस तरह काम करते हैं, प्लगइन्स क्या है, इसके प्लगइन्स भी बेसिकली क्या होते हैं, बैकएंड पे तो कोड ही इसके अंदर लिखा होता है, हमने तो विजुअली बस उसको ऐड किया होता है। तो क्या हो रहा होता है, पीछे उसके अंदर कोड लिखा होता है, एपीआईज होती हैं, डिफरेंट फिल्टर्स, हुक्स वगैरह होती है, उससे उसके थ्रू वो क्या कर रहे होते हैं, चीजों को पकड़ रहे होते हैं, और उसके अंदर डेवलपर्स ने ना कोड के थ्रू वो फंक्शनैलिटी क्या की होती है, बेसिकली इम्बेड की होती है। अब जो हमारे पास क्या होता है, वर्डप्रेस अलाउ डेवलपर्स टू स्टोर डेटा इन, ये है बात हमें पता है कि वर्डप्रेस के अंदर जो है वो डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, सारा डेटाबेस के अंदर। ठीक है। डेटाबेस में अब क्या होता है, डेटाबेस के अंदर हमारे पास जो डेटा स्टोर होता है ना, एक सेकेंड, डेटाबेस है ना ये हमारे पास। अब डेटाबेस में मैंने आपको बताया था कि सारी वेबसाइट का जितना भी डेटा है वो स्टोर होता है। ठीक है। अब डेटाबेस के अंदर हमारे पास डेटा किस तरह स्टोर होता है, रोज एंड कॉलम्स के अंदर। ठीक है। हमारे पास सपोज ये रोज एंड कॉलम्स है, इस तरह की लेआउट होती है डेटाबेस की। अगर हम अंदर जाके डेटाबेस के अंदर देखें तो ये हमारे पास लेआउट होगी डेटाबेस की। तो इसके अंदर हमारे पास डेटा क्या हो रहा होता है, स्टोर हो रहा होता है ऐसे करके। ठीक है। मैं बल्कि हम ना डेटाबेस को ही ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे भी नहीं हो रहा। हाँ, डेटाबेस लग रहा था ये भी नहीं हो रहा अभी। ये वापस हम सी पैनल पे आ गए अपने। उसके बाद ये डेटाबेसेस। ठीक है। यहाँ से अगर आप देखो पीएचपी माय एडमिन को ओपन करके देखो, तो ये आपके पास जितनी भी डेटाबेसेस होंगी आपके सी पैनल के अंदर। अब ऑब्वियसली एक एक डेटाबेस तो नहीं है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 नहीं, सॉरी, ये काफी सारी डेटाबेसेस हैं, क्योंकि हमारी अलग अलग वेबसाइट हैं। तो हर वेबसाइट की मैंने आपको बताया था एक अलग डेटाबेस स्टोर हो रही बन रही होती है। ठीक है। अब हमारी कौन सी है वो हमें देखनी पड़ेगी।
यूजर के अंदर जाके देख लें, ये एडमिन है नहीं, ये टेम्पलेट वाली वेबसाइट है, ये नहीं है। उसके बाद इसको वापस से क्लोज कर लेते हैं, ये देख लेते हैं इसके अंदर, फिर यूजर चेक कर लेते हैं, ये भी नहीं है आपकी वाली, इसको चेक कर लेते हैं, इसका यूजर चेक कर लेते हैं, ये वाली आपकी है, ठीक है, अजीम वाली। तो ये आपकी डेटाबेस नेम क्या हो गया, alpha_wp311, ठीक है। अब अगर आप देखो तो रोज एंड कॉलम्स ही बने हुए हैं ना आपकी वेबसाइट के वो डेटाबेस के अंदर, तो जितना भी डेटा है आपका वो रोज एंड कॉलम्स में सेव हो रहा होता है। अब ये देखें, आपके कमेंट्स के लिए एक अलग टेबल है, उसके बाद कमेंट मेटा का अलग टेबल है, इवेंट्स का, लिंक्स का, ऑप्शंस का, पोस्ट का, टर्म्स का, टर्म्स बेसिकली मतलब कैटेगरीज आपकी, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास डेटा स्टोर हो रहा होता है। अब इसके अंदर अगर आप कोई भी ऑप्शन खोल के देखें, अब ऑप्शन में भी बहुत सारे, साइट का यूआरएल क्या है वो स्टोर हुआ यहाँ पे, होम का यूआरएल ये है, ब्लॉग प्रैक्टिस, ब्लॉग का नेम क्या है प्रैक्टिस, ब्लॉग डिस्क्रिप्शन, जो जो चीजें हमने वहां पे चेंज की हैं वो सारी का कैसे स्टोर होती हैं, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है। तो जो जो चीज हम चेंज करते हैं वो यहाँ पे डेटाबेस में स्टोर हो रही होती है। तो बेसिकली अब प्लगइन क्या, ये जो प्लगइन है ये बेसिकली क्या करता है, इधर से डेटा फेच करता है, ठीक है, मतलब लेता है। अब वर्डप्रेस अलाउ डेवलपर्स टू स्टोर डेटा इन वर्डप्रेस वेबसाइट, plugin can utilize WordPress content types, taxonomies, and custom fields which allow users to store data types of content, not just post and pages. ठीक हो गया। Each WordPress plugin installed on your site is registered with WordPress database. ये भी हमने वही बात कर ली कि जो भी आपकी WordPress की वेबसाइट है उसकी एक अपनी एक डेटाबेस होती है, ठीक है। अब ये प्लगइन जो है वर्डप्रेस का प्लगइन, उसको आप कभी भी एक्टिवेट कर सकते हो और कभी भी डीएक्टिवेट, ऐसे नहीं है कोई स्पेसिफिक टाइम के, सुबह के टाइम ही आपने से प्लगइन को एक्टिवेट करना है, वो शाम के टाइम एक्टिवेट नहीं हो सकते, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। जब आपका दिल करेगा, आपको जरूरत होगी आप एक्टिवेट करोगे, जब जरूरत नहीं होगी आप डीएक्टिवेट कर दोगे इस प्लगइन को, ठीक है। अपॉन ईच विजिट वर्डप्रेस कनेक्ट्स विद डेटाबेस, जैसे ही ऑब्वियसली जब भी आपकी वेबसाइट लोड होती है, फ्रंट एंड पे किसी को दिखती है, तो वो सबसे पहले क्या होता है, कनेक्शन होता है वर्डप्रेस के डेटाबेस के साथ। जाहिर सी बात है जब कनेक्ट होगी वर्डप्रेस की वेबसाइट डेटाबेस के साथ, तभी कंटेंट लोड होगा, क्योंकि सारा कंटेंट किधर होता है, डेटाबेस के अंदर। जब डेटाबेस के अंदर से कंटेंट लोड होगा तब आपके पास बाकी वो शो होगा। Loads the core software and then loads your active plugin. तो सबसे पहले क्या होता है, आपके डेटाबेस से आपका सारा मेन कोर सॉफ्टवेयर लोड हो रहा होता है, और उसके बाद आपके जितने भी प्लगइन्स हैं वो लोड हो रहे होते हैं। ऑल द कोड इज प्रोसेस्ड ऑन योर सर्वर एंड देन सेंड टू योर यूजर ब्राउजर। तो बेसिकली सारा ये काम किधर हो रहा होता है, सर्वर पे, क्योंकि सर्वर ने ही डेटाबेस से कम्युनिकेट करना होता है, तो ये सारा काम सर्वर पे हो रहा होता है, और फिर जो भी रिजल्ट्स होते हैं वो हमें शो रहते हैं। आज हमारा जो है, हमारी वेबसाइट इसलिए नहीं शो रही, हमारा सर्वर और डेटाबेस अभी बहुत काम कर रहे हैं, तो इस वजह से ये अभी तक लोड नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो ये अभी पता नहीं, देखते हैं और इन्हें कितनी अभी जरूरत है लोड करने की डेटा। तो उसके बाद ये चीज आपको समझ आ गई ना, प्लगइन्स क्या होते हैं और बेसिकली कैसे वर्क कर रहे होते हैं, कहाँ पे डेटा स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। अब कुछ चीजें हैं जब हम प्लगइन्स हैं, बेसिकली प्लगइन्स में एडअप ही कर लेते हैं, ये चले तो एडअप करें ना हम आगे नेक्स्ट चीजें। अभी हम यहाँ पे प्लगइन्स वाले फोल्डर, हाँ जी, कोई और ही कर ले थीम। हाँ नहीं ये अच्छा भला चलता था, पता नहीं क्यों इसको क्या हो गया है। थीम तो था मेरे पास दूसरा भी, लेकिन ना वो किसी और पेज बिल्डर में था, मैं चाह रही थी एलिमेंटोर वाला ही हो जाए ना। पता नहीं, एक दफा दोबारा देख लेंगे, अभी रुक जाते हैं थोड़ी देर। प्लगइन्स हैं हमारे पास, ये प्लगइन्स का हमारे पास ऑप्शन होता है। अब प्लगइन हमें समझ आ गया होता है क्या है कि एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी चाहिए तो प्लगइन में जाओ, प्लगइन इंस्टॉल करो, ले लो, ठीक है।
अब हम प्लगइन में जाते हैं, इंस्टॉल। सबसे पहले ये क्या है ऑप्शन, इंस्टॉल प्लगइन। जो जो ऑलरेडी इंस्टॉल हुए होंगे आपके पास प्लगइन, वो सारे यहाँ पे क्या हो रहे होते हैं, शो हो रहे होंगे। ठीक है, ये सारे आपके पास प्लगइन इंस्टॉल हुए हैं ऑलरेडी। ठीक हो गया। अब इसमें कुछ एक्टिव हैं और कुछ ये जो ब्लू वाले हैं ये एक्टिव हैं और ये बाकी डीएक्टिव हुए हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद अगर हमें कोई न्यू प्लगइन ऐड करना है तो ऐड न्यू यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी ऐड न्यू पर क्लिक कर सकते हो। अब हमें चाहिए क्या, वो तो हम जब काम कर रहे होंगे तभी हमें पता चलेगा हमें क्या क्या चाहिए। जब जो जैसी रिक्वायरमेंट चाहिए होगी हम वो वाला प्लगइन बेसिकली इंस्टॉल कर लेंगे। अब प्लगइन जब हम इंस्टॉल करते हैं, कुछ चीजें हैं थोड़ी सी प्लगइन से रिलेटेड ही, कि जब वो क्या है वो हम देख लेते हैं कि क्या क्या करना है हमने। तो सबसे पहले लेस इज मोर विद प्लगइन्स, मतलब हम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्लगइन्स अगर हम अपनी वेबसाइट में डाल दें तो वो भी इतनी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि थोड़े से में ना ज्यादा काम हो जाए हमारा। ठीक है, plugins are a great resources because they allow user site to do things in otherwise wouldn't be able to do। obviously हमें पता है वर्डप्रेस के अंदर डायरेक्ट बाय डिफॉल्ट तो कोई इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी नहीं है, वो भी हमने जिस तरह की फंक्शनैलिटी चाहिए हमने वो वाला प्लगइन इंस्टॉल करना है। बट मोर प्लगइन्स यू हैव द ग्रेटर द रिस्क ऑफ प्रॉब्लम अकरिंग विद इन योर साइट। ऑब्वियसली जब ज्यादा प्लगइन्स होंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स होती हैं, रैंडम प्रॉब्लम्स होती हैं, और हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम ये करेंगे तो यही मसला आएगा। अब ऑब्वियसली आपकी वर्डप्रेस क्या हो रही है, अपडेट हो रही है, वर्डप्रेस के अंदर भी चेंज आ रहा है, आपके प्लगइन्स हैं अपडेट हो रहे हैं, आपका डेवलपर में भी वर्डप्रेस 5.8 के हिसाब से अपना प्लगइन बना रहा हो। ठीक है, अब 5.9 वर्डप्रेस में कोई अलग सी चेंजिंग आ गई तो हो सकता है कोई एरर आ जाए आपके प्लगइन्स की वजह से। ठीक है, आपकी वेबसाइट पे आ जाए तो फिर आप सबसे पहले क्या करते हो, वो सारे प्लगइन्स को डीएक्टिवेट करते हो चेक करने के लिए। ठीक है, और मोर स्पेसिफिक इशू रिलेटेड टू प्लगइन और वर्डप्रेस अपग्रेड्स, और यही अभी मैंने बात की। अभी रिसेंट जो अभी मैंने चेक किया था, जब वर्डप्रेस अपग्रेड हुई थी तो विजेट्स का एक प्रॉब्लम आया था कि विजेट्स लोड नहीं हो रही थी। फिर उसके लिए हमने एक प्लगइन था वो इंस्टॉल किया था, फिर उसके बाद वो विजेट्स हम एक्सेस कर सकते थे। ठीक है, पुराना थोड़ा सा, तो इस तरह अक्सर हो जाता है अपडेट्स की वजह से। ठीक है, आगे क्या है, प्लगइन्स कैन आल्सो कॉन्फ्लिक्ट विद अदर प्लगइन्स। अब हो सकता है आपके वर्डप्रेस के साथ उसका कोई इशू ना हो, लेकिन कोई और दूसरा हम आपने प्लगइन इंस्टॉल किया और किसी और फंक्शनैलिटी के लिए उनका आपस में कोई क्लैश आ जाए, तो हम ऐसे नहीं है कि कोई हमने एक बुक बना ली है कि ये काम करोगे तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी, जरूरी नहीं है, उनसे अलग भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्या है, कीप योर प्लगइन अपडेटेड। ऑब्वियसली अगर आपने कोई प्लगइन अपने वेबसाइट के अंदर डाला है तो क्या होगा आपके पास, आपने उसको अपडेट करते रहना है। ठीक है, अनलेस आपने नल्ड वर्जन ना लगाया, नल्ड और जीपीएल वगैरह के अंदर तो फिर हम अपडेट नहीं करते, नहीं आती है। अगर अपडेट करेंगे तो हमारे पास प्रॉब्लम आएगी, तो आपने नल्ड वाले को अपडेट नहीं करना। ठीक है, अगर आपके पास अच्छा है तो आपने उसको अपडेट नहीं करना, जिस तरह है उतना ही रखना है, क्योंकि अपडेट करोगे तो वो नई अपडेट ले लेगा और फिर वो सारा जो है ना प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, फिर एरर्स आने शुरू हो जाते हैं, वो वर्क नहीं करता, कभी कभी पूरी वेबसाइट डाउन हो जाती है। तो इसलिए नर्ड वाले को नहीं, जो सिंपल आपने खरीदे हुए हैं या फ्री वाले जो हैं उनको आप अपडेट करते रहो। ये अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि अपडेट्स बेसिकली क्या आती, क्यों आती है, क्योंकि कोई पुराना इशू होता है आपकी वेबसाइट के वो प्लगइन के अंदर, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास अपडेट्स आती हैं। या आपको एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी डाली हो उस प्लगइन के अंदर, एक्स्ट्रा ऑप्शन डाले, तब भी हमारे पास क्या आती है, अपडेट आती है। लेकिन ज्यादातर जो अपडेट आती है वो बग्स वगैरह के लिए ही आती हैं, जिनको वो फिक्स कर रहे होते हैं और उसके बाद वो अपडेट करते हैं। ठीक है, अब प्लगइन्स में भी बेसिकली क्या हो रहा था, उन्हें पता चल गया अब वर्डप्रेस अपडेट हुई, उन्होंने फिर वो लोग जो डेवलपर्स हैं वो भी प्लगइन डेवलपर्स वो भी क्या करते हैं, उस जो अपडेट आई है वर्डप्रेस के अंदर उसको स्टडी करने के बाद अपनी प्लगइन के अंदर और मजीद चेंजेस करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, तो फिर वो लोग उनको ओवरकम करके एक अपडेट दे देते हैं, फिर आप अपडेट कर लेते हो। और ये अच्छी प्रैक्टिस है कि आप अपडेट करते रहो।
ठीक है, अपने जितने भी प्लगइन्स हैं. If you aren't updating plugins when the developer provided to you, you are exposing to potential frustration and possibly security breaches. अब बेसिकली क्या होता है, आपको पता है प्लगइन के खामियां जो हैं वो ओवरऑल आप वेबसाइट सॉरी इंटरनेट पर सर्च करो, आपको पता चल जाएंगी क्या क्या लूप होल्स हैं. ठीक है, तो जितने भी हैकर्स वगैरह हैं वो यही करते हैं, बेसिकली किसी चीज में एक लूप होल ढूंढते हैं और उस लूप होल का फायदा उठा के आपकी वेबसाइट को या तो हैक कर लेते हैं या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं आपके लिए. ठीक है, तो ये भी मसले आते हैं, इसलिए आप ये जितना हो सके आप अपने वेबसाइट को, आपका काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करना होता है. ठीक है, बाकी फिर है कैन ऑनेस्टली टेल यू डोंट हैव अपडेट जस्ट फॉर फन. मतलब ऐसा नहीं है कि आप बस फन के लिए अपडेट आई है अपडेट कर दी, क्या पता नया कलर आ जाए, रेड कलर था नहीं था पहले तो रेड कलर क्या पता अब आ जाए. मतलब ऐसे नहीं है, आप ये समझो कि कोई फंक्शनैलिटी आ सकती है या आपके पास कोई उन्होंने अच्छी सिक्योरिटी पर्पस के लिए कोई एडअप की हुई है चीज, तो वो है. तो ये है, इसलिए आपको क्या करना है, अपने प्लगइन्स को अपडेट करते रहना है. उसके बाद है अगर आप कोई प्लगइन यूज नहीं कर रहे, डिलीट कर दो. ठीक है, अब सपोज आप देखो हमारे पास इंस्टॉल्ड प्लगइन्स है ना, ये 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 उसके बाद ये वाला प्लगइन और ये वाला नहीं यूज कर रहे ना, ये डीएक्टिवेट हुए, मैं इनको क्या कर दूं, डिलीट कर दो. सिंपल. जो प्लगइन नहीं चाहिए, नहीं यूज कर रहे, डिलीट कर दो. उससे क्या फायदा होगा, बेसिकली आपकी स्पीड पे भी इफेक्ट पड़ता है. जितने आप ऑब्वियसली प्लगइन्स ऐड करोगे उनके अलग कॉलम्स बनेंगे, उनका अपना डेटा होगा, उनका अपना कोड होगा, उनकी अपनी फाइल्स होंगी, तो क्या होता जाता है आपकी ना वेबसाइट भरती जाती है, बड़ी होती जाती है, फिर वो लोड होने में प्रॉब्लम आ जाती है. तो इसलिए आपके पास जो नहीं यूज करनी नहीं चीज चाहिए उसको डिलीट कर दो, उसको रखने का भी क्या फायदा. ठीक है, आप इनएक्टिव करके रखे हुए हो आप वेबसाइट में, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है. डीएक्टिवेट हुआ हुआ है बेशक, लेकिन आपकी वो स्पेस तो ले रहा है ना सर्वर की, वो लोड होने में उसकी फाइल्स को टाइम लगेगा बेशक. तो इस वजह से आप क्या करते हो, जितने भी प्लगइन नहीं चाहिए उनको क्या कर लो, डिलीट कर लो. बाद में आपको जरूरत पड़ी तो आप बाद में इंस्टॉल कर सकते हो, ऐसे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना कि आप बाद में इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो बाद में भी आप इंस्टॉल कर सकते हो. ठीक हो गया. फिर उसके बाद है प्लगइन शुड सर्व अ स्पेसिफिक पर्पस. उनका कोई एक स्पेसिफिक पर्पस होता है. अब बहुत सारे अब ना आपने स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए, बल्कि ये कहें तो अब कुछ प्लगइन्स होते हैं इतनी अच्छी, मतलब इतनी कोई खास फंक्शनैलिटी नहीं होती. आपने बस देखा कि जी हवा में वो चीजें उड़ रही हैं, वो किससे उड़ रही हैं, आपने देखा प्लगइन एबीसी से उड़ रही है, आपने वो प्लगइन एबीसी डाल दिया. ठीक है, अब क्या होगा, आपकी भी चीजें उड़ने लग जाएंगी, हवा मतलब बबल्स आना शुरू हो जाएंगे. सपोज ये हो गया, आपने अचीव कर ली फंक्शनैलिटी जो आपका मकसद था. लेकिन अब आप ये सोचो, ये जो मैंने काम किया है क्या जरूरी था आपकी वेबसाइट के लिए, क्या मतलब बबल्स ना उड़ाता मैं तो उसके बिना बात चल सकती थी हमारी या नहीं चल सकती, या जरूरत है आपके उड़ेंगी तभी आपकी वेबसाइट जो है वो ऊपर रैंक होगी या लोग देखेंगे. तो ऐसा कोई मकसद है, अगर आप ये मकसद है आपकी कोई ऐसा मतलब सपोज कह लो एनिमेशन कार्टून या कुछ इस टाइप की वेबसाइट, चलो वहां तो बात बनती भी है कि चलो थोड़ा बहुत एनिमेशन हो गई. लेकिन आपकी वेबसाइट है, डेवलपर हो आप, आपकी वेबसाइट में बबल्स उड़ रहे हैं, तो वो क्या अच्छा लगेगा या मतलब रेलिवेंट है, नहीं है. नो मैम. तो फिर इसीलिए जो चीज रेलेवेंट नहीं है वो आपने नहीं करनी. मतलब आप ये नहीं कह रही कि आपने करनी नहीं है, आपको कोई चीज अच्छी लगी है तो आप इंस्टॉल करके चेक कर लो, टेस्ट कर लो, 5 मिनट के लिए देख लो, 10 मिनट के लिए देख लो, फिर बस. ठीक है, आपने लेकिन वो इंस्टॉल नहीं करनी. इसी तरह आप देखते हो हम लोग बहुत सारे प्लगइन्स है, आप तो मतलब डेवलपर हो तो बेसिकली आपने देख रहे हैं, आपका काम है, आप डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन्स को चेक करोगे किसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी है, किसमें क्या क्या, जब जरूरत होगी जिस भी हिसाब से उस क्लाइंट को वो वाला प्लगइन ऐड करना है, आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो बेसिकली लेकिन कहने का ये मकसद था कि आपने ऐसी कोई प्लगइन नहीं इंस्टॉल करना जो अननेसेसरी हो आपके लिए. ठीक है,
तो उसका कोई मकसद होना चाहिए, इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। और ये हमें पता है कि जितने हम एक्स्ट्रा प्लगइन्स डालेंगे उससे क्या होगा, बेसिकली हमारे पास वेबसाइट की स्पीड भी डाउन हो जाती है, क्योंकि ज्यादा फाइल्स होती हैं, उनको लोड करने में ज्यादा टाइम लगता है, तो हमारे पास क्या हो जाती है, वेबसाइट की स्पीड डाउन हो जाती है। इसकी तो लगता है स्पीड ही सारी डाउन है। एक सेकंड, मैंने इसको लॉग आउट करके एक दफा चेक करती हूँ। हाँ जी, ठीक है। मैं इस लोडर को ही अभी प्लगइन्स देख लेते हैं, प्लगइन्स क्या क्या है। अभी तो हमारे पास थोड़े ही प्लगइन्स हैं। ठीक है। उसके बाद हमने देख लिया कि हर जो भी हम प्लगइन ऐड करेंगे उसका कोई एक स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए। ठीक है, हमने ऐसे ही प्लगइन नहीं ऐड करना है। उसके बाद अवॉइड करना है ओवरलैप करने से। मतलब प्लगइन ओवरलैपिंग बेसिकली क्या होती है, एक ही काम के लिए आपने 10 प्लगइन ऐड कर दिए। मतलब आपको क्या हुआ, आपने देखा कि आपने एसईओ करनी है, ठीक है, उसके लिए आपने ऑल इन वन भी यूज कर लिया, उसके बाद आपने योस्ट भी यूज कर लिया, रैंक मैथ भी यूज कर लिया, मतलब और बहुत सारे प्लगइन्स हैं जिनका काम है एसईओ करना आपकी वेबसाइट का, आपने वो सब इंस्टॉल कर लिए। ठीक है, ये हो सकता है आपको लगा कि रैंक मैथ में ये ऑप्शन अच्छा है, आपने वो इंस्टॉल कर लिया। आपको लगा योस्ट में ये ऑप्शन अच्छा है, आपने वो भी इंस्टॉल कर लिया। आपको लगा ऑल इन वन में ये ऑप्शन अच्छा है, आपने वो भी इंस्टॉल कर लिया। तो इस तरह आप करोगे एक ही काम के लिए। जब आप प्लगइन यूज करोगे तो वो काम ठीक होगा, सही प्रॉपरली नहीं होगा। अब एक क्या है, सपोज आपने एक से परमालिंक्स की सिंपल फॉर एग्जांपल मैं बात करी हूँ, एक प्लगइन से आप चाह रहे हो, ओपन करके ये देख लें, सपोज कर रही हूँ, ये वैसे इस तरह नहीं है। आप एक प्लगइन से चाह रहे हो ये वाले लिंक्स लगे, एक प्लगइन से चाह रहे हो ये वाले लिंक्स लगे, एक प्लगइन से सपोज चाह रहे हो ये वाले लिंक्स लगे, तो वो कौन सा लिंक लगेगा, उनकी तो हो जाएगी ना, मतलब आपस में कि ये लगना है ये लगना है। वेबसाइट आपकी एक ही है, आप काम ले रहे हो हर वाले से, एक ही काम ले रहे हो लिंक्स चेंज करने का, लेकिन किससे, किसी से दूसरा ले रहे हो, किसी से तीसरा ले रहे हो। मतलब ऐसे क्या होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी ना, तो उसको सही समझ आएगी, और अगर आएगी भी फिर जिसकी प्रायोरिटी या इस तरह करके ज्यादा होगी वो ओवरकम करने का कोशिश करेगा, फिर दूसरा ओवरकम करने, मतलब फिर इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम कभी भी एक फंक्शनैलिटी के लिए 2-3 प्लगइन्स नहीं ऐड करते। फिर आपका बेहतर सोल्यूशन क्या होता है, आप उन तीनों प्लगइन्स को अलग अलग इंस्टॉल करके चेक करो। ठीक है, फिर देखो कि किसके रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, योस्ट के अच्छे आ रहे हैं, ऑल इन वन के अच्छे आ रहे हैं, या रैंक मैथ के अच्छे आ रहे हैं। जिसके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, या आप देख लो जिसमें ज्यादा फंक्शनैलिटी है, आप क्या करो उसको सिलेक्ट करो और बाकियों को डिलीट कर दो। ठीक हो गया, तो इस तरह आप उसको खत्म कर सकते हो। तो ये नहीं है करना आपने कि एक ही काम के लिए 2-4 प्लगइन्स ऐड कर लेने। ठीक है, और ये भी ख्याल रखें जब भी आप वेबसाइट बनाओगे ना, जितना कम हो सके प्लगइन्स उतने कम रखो। ठीक है, इवन मैंने तो खुद भी जब वेबसाइट्स कुछ बनाई हूँ उसमें 2 या 3 प्लगइन से भी टोटल पूरी कंप्लीट वेबसाइट भी बनी हुई है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारी चीजें ऐड अप करके ही आपकी अच्छी वेबसाइट बनेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना सिंपल होती है चीज उतनी ज्यादा प्यारी लगती है और अच्छी लगती है, और फिर वो लोड होने में भी कम टाइम लेता है, और वो ऑप्टिमाइज्ड होती है आपके पास एक वेबसाइट। ठीक हो गया, फिर उसके बाद है हमारे पास, अब आपने सपोज कर लिया आप एक चीज देख रहे हो, ठीक है, फॉर्म्स है सपोज, आप देखते हो फॉर्म्स की फंक्शनैलिटी एक प्लगइन ए भी दे रहा है, बी भी दे रहा है, सी भी दे रहा है, डी भी दे रहा है, ई भी दे रहा है।
ठीक है, अब आपने सेलेक्ट करना है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपने अभी तक कोई टेस्ट करके कोई यूज करके नहीं देखा, तो आप क्या करोगे बेसिकली उसको देखोगे कि इनकी बेसिक, अभी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं प्लगइन्स, ऐड न्यू, मुझे चाहिए कॉन्टेक्ट फॉर्म। कॉन्टेक्ट फॉर्म का है ना पता, मतलब जिसके अंदर हम अपना नेम ईमेल वगैरह एड्रेस करके सेंड कर देते हैं वेबसाइट्स पे, तो वो हमें चाहिए एक, ठीक है, कॉन्टेक्ट फॉर्म। अब अब आप देखो, अगर सपोज मैंने अभी कॉन्टेक्ट फॉर्म ही कॉन्टेक्ट बस सपोज लिखा मैंने, अब क्या हो गए, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, मतलब अभी आप देखो नीचे इतने सारे प्लगइन्स आ गए, अभी तो ये 29 पेजेस और हैं। अब आपने इसमें से सिलेक्ट करना है कि आपने कौन सा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, ये रेटिंग्स देख लो आप, किसकी सबसे ज्यादा है, स्टार रेटिंग्स, ठीक है। उसके बाद ये भी, ये 4 स्टार है, ये 5 स्टार है, ये 5 स्टार है। उसके बाद आप देखो इसकी कितनी एक्टिव इंस्टॉलेशन है, 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है, इसकी कितनी है 5+, इसकी कितनी है 2 लाख एक्टिव इंस्टॉलेशन है। उसके बाद इसकी 1 लाख है, इसकी 1 मिलियन है, इसकी भी 1 लाख है। मतलब आप ये चेक करोगे, ठीक है, कितनी एक्टिव इंस्टॉलेशन। उसके बाद आप देखोगे कि ये लास्ट इसका अपडेट क्या हुआ है, जो चीज ज्यादा अपडेट हो रही है, ठीक है, वो मतलब आपके पास ठीक है। अभी इसका सबसे ज्यादा लेटेस्ट अपडेट क्या हुई है, यही 4 हफ्ते पहले उसके अंदर कोई अपडेट आई, इसके अंदर 2 महीने पहले कुछ आया था, इसके अंदर मतलब अपडेट हो रहा है, ये प्लगइन अपडेटेबल है, अभी इस पे काम हो रहा है, लोग इसको कर रहे हैं। कुछ होते हैं ऐसे प्लगइन जो एक दफा बन जाते हैं, उसके अंदर ना कोई फिर वो अपडेट करते हैं ना कुछ, तो वो इतना ज्यादा हम कहते हैं रिलायबल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज देखते हैं और उसके बाद ये देखते हैं कि कंपैटिबल है या नहीं हमारी वर्डप्रेस के साथ, ये कंपैटिबल भी होना चाहिए प्लगइन, ठीक है। सपोज हमें अब समझ आ गई कि ये वाला और ये वाला अच्छा प्लगइन। अब क्यों हमने सोचा, क्योंकि अगर इसके देखो आप स्टार रेटिंग्स भी अच्छी हैं, इतनी बुरी नहीं है। उसके बाद आप देखो इतनी ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन, मतलब बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं। अब बहुत ज्यादा लोग कब यूज करेंगे एक चीज को, जब वो चीज अच्छी होगी तभी यूज करेंगे ना। तो इसलिए अब अगर आप एक WFI फॉर्म्स देखो और आप कोई ये वाला फॉर्म है अल्टीमेट एड ऑन कॉन्टेक्ट फॉर्म, इसके 3000 हैं, तो आप किसको प्रेफर करोगे, उस वाले को या इस वाले को? हाँ जी, ये वाला तो इसका ज्यादा होगा जी, ठीक है। एक्टिव उसका, इंस्टॉलेशन। जी, जिसका हमारे पास ज्यादा होगा, जिसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन ज्यादा होंगी, उसके बाद स्टार रेटिंग और एक पर्सनल चॉइस भी होती है। अब अगर देखो करना हमें ये चाहिए, लेकिन अक्सर जो मैं खुद भी हूँ, मैं कौन सा यूज कर रही होती हूँ, ये वाला प्लगइन यूज कर रही होती हूँ, क्योंकि आपका अपना एक वो होता है ना, कंफर्ट जोन भी होता है, आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, आपका आपको किसमें ज्यादा कंफर्टेबल है, तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। अब आप ये भी चेक कर सकते हो और ये वाला भी चेक कर सकते हो, दोनों चेक करो। फंक्शनैलिटी एक ही अचीव करनी है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे प्लगइन्स हैं, उसमें फिर आप सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है, कि आपने कौन सा चूज करना है। तो ये है यूज ट्रस्टेड प्लगइन्स फ्रॉम रेप्यूटेबल सोर्सेज। अब ओनली इंस्टॉल प्लगइन्स दैट कम फ्रॉम ईदर द वर्डप्रेस प्लगइन रेपोजिटरी और फ्रॉम ट्रस्टेड। अब पहला तरीका तो यही है ना, आप यहाँ पे जाओ प्लगइन में ऐड न्यू करके यहाँ पे कर लो, ठीक है। लेकिन आपको कुछ और तरीका भी है, वो क्या होगा, आपने ये लिखा कॉन्टेक्ट फॉर्म प्लगइन्स, आपने ऐड कर, अब ये देखो आपके पास क्या हो जाएंगे, काफी सारे आ जाएंगे, 11 बेस्ट या 6 आ गए, ये तो फॉर्म बिल्डर्स हो गए। आपने क्या किया, इसमें से कोई एक सेलेक्ट किया, सपोज आपने कोई चीज सेलेक्ट की, HubSpot वर्डप्रेस प्लगइन, ये यहाँ से चेक किया। अब आप क्या करो, यहाँ पे यहाँ से इसकी कोई साइन अप फॉर फ्री, ये तो साइन अप कह रहे हैं अभी, मतलब सपोज आप कह लो ये बटन है डाउनलोड बटन, और यहाँ से आपने डाउनलोड कर लिया, ठीक है, वो वाला प्लग। और फिर आप क्या करोगे, फिर आप जाके इधर से अपलोड कर लोगे उस वाले प्लगइन को। तो ये सेकंड मेथड है, जैसे हमने थीम अपलोड किया, इसी तरह सपोज हमने कोई प्लगइन ऐड किया, वो किया हुआ है, तो हम क्या कर लेंगे, वो प्लगइन यहाँ से
अपलोड कर लेंगे, ठीक है। किसी जिस भी फोल्डर में आपने रखा होगा उस वाले फोल्डर के अंदर आप जाके वो प्लगइन ऐड अप कर लोगे, ठीक हो गया। तो ये दूसरा मेथड है आपके पास प्लगइन को ऐड करने का। और लेकिन उसके अंदर क्या प्रॉब्लम होगी, अब जिधर जितने ये प्लगइन्स है ना जो यहाँ पे डायरेक्टली पड़े हुए हैं, इनका तो पता है कि ये सिक्योरिटी इतना इश्यूज नहीं करेंगे, ये ठीक है, ये करेक्ट है। अब यहाँ से अगर आप करते हो कोई, अब सपोज ये ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है HubSpot की, आप फेक वेबसाइट पे चले गए, ठीक है, वहां से आपने फेक प्लगइन वो कर लिया, मतलब वो डाउनलोड कर लिया और फिर उसने उसको आपने एक्टिवेट किया, तो आपकी वेबसाइट में एरर आ सकता है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वो तो ओरिजिनल चीज नहीं थी। तो इसलिए जब आप बाहर से कोई प्लगइन देखते हो तो थोड़ा सा ध्यान कर लिया करो। या अगर आपने डायरेक्ट वो चीज, सपोज आपने नर्ड वाला जैसे हम यूज कर रहे होते हैं, उसको अगर आपने लिया है तो आप उसको अपनी वेबसाइट में पहले चेक कर लो कि वो ठीक चल रहा है या नहीं, फिर आप क्लाइंट की पे डालो, ठीक है। वरना ठीक अगर है। मैम डायरेक्टली अगर हम आप, हाँ जी, इंस्टॉल करिए किए बगैर हम इसको चेक करना चाहें तो कैसे चेक करेंगे? इंस्टॉल किए बगैर प्लगइन तो में कोई, चेक नहीं, हाँ, इस ऐसे चेक नहीं हो सकता, इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, फिर आप उसके बाद चेक कर सकते हो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है क्या नहीं है, ठीक है। तो इंस्टॉल करके ही अब चेक होगा, ऐसे बंद फाइल्स में कैसे आप चेक कर लोगे। या तो आपकी कोडिंग बहुत अच्छी हो, आप कोडर बहुत हो, ज्यादा अच्छे हो, तो फिर आप चेक कर सकते हो डायरेक्ट उसकी फाइल्स में जाके कि क्या कोड लिखा हुआ है, किस चीज से क्या क्या हो रहा है, तो फिर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन अभी तो इतना नहीं है ना, हम लोग यही होता है कि हम थोड़ा कोड नहीं आता, आप दूसरी चीजों से करते हो, तो फिर हमें इस तरह ही दूसरा ऑप्शन ही होता है हमारे पास कि हम खुद इंस्टॉल करके उसको चेक कर लें। एक डमी हम अपनी टेस्टिंग वेबसाइट बना के रखते हैं, ज्यादातर होती है सबके पास, तो आप क्या करो वहां पे टेस्ट कर लिया करो, बस जो चीज आपने टेस्टिंग करनी है उस वाली वेबसाइट पे गए, क्या होगा, वेबसाइट ही खराब होगी ना ज्यादा से ज्यादा, आप दोबारा इंस्टॉल कर लेना वर्डप्रेस, अगर खत्म भी होगी पूरी वेबसाइट, एक्सेस ही नहीं हो रही, आप सी पैनल में जाओ, उसकी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन को डिलीट करो और वहां से दोबारा वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कर लो, तो ऐसा कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी ना एक टेस्टिंग लोकल होस्ट पे बेशक बना के रख लो और उसको चेक करते रहो प्लगइन के क्या है, ये ठीक है या नहीं है, सही है। जी मैम। तो ये वाला हम काम आप कर प्लगइन्स को सकते भी हो। एडिट कर सकते हैं, प्लगइन को क्या, एडिट भी कर सकते हैं ना इसको, चेंजिंग वगैरह अगर कोई जानकारी हो कोडेड की। सॉरी मुझे आवाज नहीं आई। मैंने कहा हम जैसे थीम को एडिट कर सकते हैं वैसे जी प्लगइन जी को भी एडिट कर सकते हैं ना। जी, थीम एडिटिंग प्लगइन एडिटिंग होती है, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें कोड नहीं आता इतना, ठीक है। इसके अंदर PHP वगैरह का कोड यूज होता है, और अगर आपने प्लगइन के अंदर कोई एडिटिंग करनी है तो फिर आपको प्लगइन डेवलपमेंट एक अलग थोड़ा सा साइट कह लो आप हो जाती है थोड़ी, उसके अंदर सिर्फ आप कोडिंग के थ्रू ही कर सकते हो, ऐसे कोई डायरेक्टली ऑप्शन नहीं है। जैसे हम थीम को तो कस्टमाइज कर सकते थे ना, थोड़े थोड़े ऑप्शन थे, अगर आप ये देखो ये थीम का अपने ऑप्शंस थे, थीम ऑप्शंस, तो यहाँ से हम थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन इसकी कर सकते थे कि लोगो, हेडर, फुटर, ब्लॉग पेज की सेटिंग करनी हो तो आप वो ब्लॉग पेज की सेटिंग्स वगैरह भी कर सकते हो। तो ये ऑप्शंस हैं थीम के अंदर, इसके अंदर थोड़ी कस्टमाइजेशन फ्रंट एंड से हो जाती है, ठीक है। अब अगर आपने रखना है, क्या रखना है, बैनर रखना है, नहीं रखना, टाइटल रखना है, बैकग्राउंड इमेज क्या रखनी है, मतलब ये आप पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, इतनी कस्टमाइजेशन थीम देता है। लेकिन इसके अंदर भी अगर कोई बहुत मेजर कोई कस्टमाइजेशन करनी है तो वो कोड से ही होगी, और प्लगइन में तो हम कोड से ही कस्टमाइजेशन करें। हल्की फुल्की आप कह लो कि मतलब प्लगइन में वो तो प्लगइन के सेटिंग्स होती हैं बेसिकली, आप उसको कस्टमाइजेशन नहीं कह सकते, सेटिंग्स आप सेट कर सकते हो, लेकिन कस्टमाइजेशन अगर करनी है तो वो फिर कोड से ही होगी प्लगइन के अंदर, ठीक है। और ये एक अलग थोड़ा सा फील्ड है, वो सिर्फ जो लोग प्लगइन बनाते हैं वही फिर ज्यादातर कस्टमाइजेशन उसके अंदर कर रहे होते हैं, ठीक हम है। प्लगइन में हम बताते हैं कि हाँ जी, हम जो अलग अलग साइट बनाते हैं ना, वो कॉमर्स, ट्यूटर, हाँ ग्रुप जी, जी जी, इन्वेस्टमेंट, जी जी, जी जी, उनके लिए बेसिक जो प्लगइन्स होते हैं वो कैसे पता चलते हैं, उनकी लिस्ट बता दें आप। जो उनके लिए नेसेसरी होते हैं ना, वो कॉमर्स के लिए, ट्यूटर के लिए जी जी। जो नेसेसरी प्लगइन होते हैं वो बता दें आप।
वो कॉमर्स के लिए तो बेसिकली, सॉरी, ई कॉमर्स के लिए तो सबसे पहले तो हमारे पास वो कॉमर्स ही आ जाता है। अभी ना ये वाली वेबसाइट हमने बनानी है, और मेरे ख्याल से मैं ना एक क्लास रख लेती हूँ जिसके अंदर ना हम सारे प्लगइन्स, जो इम्पोर्टेंट प्लगइन्स है ना, मैं उनको आपको नेम बता दूंगी सारों के। फिर वो जो टेस्ट करना होगा वो फिर आप आवाज कट खुद। करके आ रही है आपकी। अभी ठीक आ रही है थोड़ा? हेलो? अभी मैंने कहा अभी सही आ रही है या जी नहीं? आप ठीक आ रही है। ठीक है। तो मैं ये कह रही थी, मैं ना एक क्लास के जी अंदर मैम आपको ठीक है। क्लास के अंदर आपको बता दूंगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट प्लगइन्स हैं जो नेसेसरी हैं, आप जो मतलब आपको पता होने चाहिए लास्ट में। उनकी लिस्ट भी आपको ना, अभी मैंने बनाई नहीं हुई कोई लिस्ट, तो वो वाली लिस्ट बना के आपको क्लास के अंदर ही थोड़ा बता दूंगी कि ये प्लगइन्स है, और फिर उनको आपने थोड़ा खुद ने एक्सप्लोर करना है। अब ये मतलब हम पूरे उसके अंदर, कोर्स के अंदर ये नहीं है कि सारे प्लगइन्स को हम कवर कर लेंगे, लेकिन जो मेजर होंगे वो मैं खुद भी कवर कराऊंगी, और जो रह जाएंगे वो वाले फिर मैं आपको लिस्ट भी बता दूंगी कि ये आप खुद करो, देखो। ठीक है? कुछ मैं क्लास में करा दूंगी, कुछ आपको मतलब ऐसे होमवर्क टाइप दे दूंगी कि ये वाला प्लगइन आपने देख के आना है, और फिर बताना है कि आपको क्या चीज समझ आई है या नहीं आई है। ठीक है? तो ये हम जी कर मैम। लेंगे, ये मैं आपको बता दूंगी। ठीक है? अच्छा मैम एक साइट चेक करें आप इधर रूबैट.com। कौन सी? रूबैट.com। रू? RBET आर BP। डबल ROBET? नहीं RBET। एक नीचे आ सेकेंड। रहा है ये देखें। ये वाला? नहीं नहीं ROO ROO? बी ई, ये सेकंड नंबर पे आ रहा है ना रूबैट। ठीक है। ये साइट है ये। मैं रिकॉर्डिंग ना यहीं पे पॉज कर देती हूँ। जी मैम ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेते हैं हम।